नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम क्रिमिनल लॉ इन इंडिया से रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स जैसे कस्टडी, अरेस्ट, जुडिशियल कस्टडी एंड रिमांड को लेकर के जानेंगे। जनरली आपने कभी ना कभी यह सुना होगा कि ये फलाना व्यक्ति, इस पर कोई आरोप लगाया गया है या फिर ये व्यक्ति किसी क्राइम में पकड़ा गया जिस कारण पुलिस ने इसे अपनी कस्टडी में रख लिया है या फिर इसे गिरफ्तार कर लिया है या फिर जज के द्वारा इसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है या फिर इसे पुलिस ने अपनी रिमांड पर रख लिया है। तो इसमें लोगों को थोड़ा डाउट होता है कि आखिरकार किस मैटर में पुलिस किसी भी व्यक्ति को कस्टडी में रखती है, किस मैटर में उसे गिरफ्तार कर लेती है, किस मैटर में उसे जज के द्वारा जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है या फिर किस मैटर में पुलिस किसी भी व्यक्ति को रिमांड पर लेती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ये सब कुछ। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जब कभी भी कहीं पर कोई क्राइम, विवाद या दुर्घटना होती है तो दुर्घटना होने के बाद जब पुलिस उस जगह पर आती है और वहाँ के लोगों द्वारा जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इस व्यक्ति ने इस पूरी दुर्घटना को अंजाम दिया है, तो सबसे पहले पुलिस का काम यही होता है कि उस व्यक्ति को पकड़े जिसके ऊपर दुर्घटना के करने का अंजाम लगाया गया है या फिर आरोप लगाया गया है। तो सबसे पहले पुलिस उस व्यक्ति को पकड़कर अपने अंडर में कर लेती है, जिसको हम कानून की भाषा में कस्टडी बोलते हैं, यदि हिंदी में बोले तो हिरासत कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कस्टडी का मीन्स सबसे पहले जब कभी क्राइम होता है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले पकड़ना जिसके ऊपर क्राइम करने का आरोप लगाया गया है, उसी को पकड़ने को ही हम क्या बोलेंगे टेक्निकल टर्म्स में कस्टडी। अब कस्टडी के बाद आगे की जो प्रोसेस है अरेस्ट करने के लेकर के या फिर कुछ और, तो वो डिपेंड करता है मैटर में कि आखिरकार जो विवाद, क्राइम या फिर जो दुर्घटना हुई है वो कितनी बड़ी या छोटी है। जैसे सपोज कभी भी कोई विवाद, दुर्घटना या फिर कोई क्राइम होता है तो मिनिमम 2 पार्टी के बीच में ही होता है। ऐसा तो नहीं है कि आपका आपसे ही क्राइम हो जाए या आपका आपसे ही एक्सीडेंट हो जाए या आपका आपसे ही विवाद हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। उसमें मिनिमम 2 पार्टी तो होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है। पार्टी ए की कोई ज़मीन थी और पार्टी बी ने पार्टी ए की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। अब पार्टी ए चाहती है कि पार्टी बी से अपनी ज़मीन को निकाल ले। इसके लिए वो उससे पहले अच्छे से बात करती है कि अपना ये हमारी ज़मीन है, इस ज़मीन से अपना कब्जा हटाओ। यदि नहीं मानती है तो पार्टी ए थोड़ा सा फोर्स लगाती है, दबाव डालती है कि अपना ये कब्जा हटाओ क्योंकि ज़मीन हमारी है। यदि इसी बीच में दोनों पार्टियों के बीच में कुछ गाली गलौच हो जाए या फिर मारपीट, झगड़ा हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है। और यदि यही विवाद पुलिस के पास पहुंचता है तो पुलिस सबसे पहले दोनों पार्टी के लोगों को क्या करेगी, मीन्स दोनों के बीच में विवाद हुआ है तो उन्हें अपनी कस्टडी में लेगी। और कस्टडी में मेनली दोनों से पूछताछ होती है और थोड़ी सी डिस्कस होता है कि यदि दोनों पार्टी के लोग यदि चाहते हैं कि वो आगे की और कानूनी कार्रवाई में आगे ना बढ़ें तो दोनों एक दूसरे को आश्वासन दें कि हम आपकी ज़मीन से अपना कब्जा हटा लेते हैं और आपने जो हमारी मारपीट की है वो आगे से कभी ये मारपीट ना हो। तो उसमें पुलिस जनरली दोनों पार्टी के लोगों को वार्निंग देकर चेतावनी दे देते हैं कि आगे से ऐसी गलती या ऐसा विवाद फिर से ना दोहराया जाए और उन्हें छोड़ देते हैं। इसी को हम राजीनामा या सुलहनामा कहते हैं। इसमें थोड़ी बहुत पनिशमेंट फीस लगती है तो लगती है, अदरवाइज पुलिस वाले लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो क्योंकि ये नॉर्मल मैटर है। लेकिन जब कभी कोई बड़ा मैटर हो, जैसे कोई मर्डर को लेकर के या फिर बहुत बड़ी चोरी कर देना, है ना, तो इसमें ये बड़ी मैटर होते हैं। इस मैटर में पुलिस सबसे पहले तो जो आरोपी है, जिस पर आरोप लगाया गया है, उसे कस्टडी में लेगी, कस्टडी में पूछताछ करेगी और पूछताछ करने के बाद उसे गिरफ्तार करेगी, अरेस्ट करेगी। अब अरेस्ट करने के बाद सबसे बड़ा जो सिरदर्द पुलिस का ये होता है कि उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर उस व्यक्ति को जिस पर आरोप लगाया गया है उसे कोर्ट में जज के सामने पेश करना होता है। लेकिन इस बारे में आप ध्यान रखना कि जो पुलिस को 24 आवर्स के अंदर जज के सामने पेश करना होता है, उस 24 आवर्स में ना तो आपका नेशनल हॉलीडे मीन्स ना तो रविवार की छुट्टी, ना ही कोई त्यौहार की छुट्टी काउंट होती है और ना ही पुलिस थाने से कोर्ट तक जाने आने का समय काउंट होता है। मीन्स 24 आवर्स आपके थाने का काउंट होगा जहां पर आप रहे। अब सपोज जैसे एक पार्टी ए थी और एक पार्टी बी थी। पार्टी ए के किसी व्यक्ति ने पार्टी बी के किसी फलाने व्यक्ति का मर्डर कर दिया, लेकिन अभी ये कोई क्लियर नहीं हुआ कि मर्डर किया किससे, बंदूक से किया या फिर चाकू से किया या फिर कोई जहर दे करके किया, कैसे किया, क्योंकि भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सपोज नहीं आई। तो फिर क्या होगा,
जब अरेस्ट करने के बाद जैसे ही इसको 24 आवर्स या उसके पहले पहले जज के सामने पेश किया जाएगा, तो जज दोनों से क्वेश्चन करेगा। पुलिस वाले उसे करेगा कि इसका क्या जुर्म है या किस आरोप में इसको आप यहाँ पर लाए हैं। तो पुलिस वालों का जो जवाब होगा कि सर इसने मर्डर किया है। अब जज साहब उस व्यक्ति से पूछेंगे जिस पर आरोप लगाया गया है कि उसने मर्डर किया है। अब यदि उस व्यक्ति ने जज साहब को बोल दिया कि नहीं जज साहब मैंने मर्डर नहीं किया, तो फिर जज साहब अब दोनों पार्टी से सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे कि पहले तो पुलिस वाले से पूछेंगे कि आपके पास कोई एविडेंस है कि इसने मर्डर किया है। फिर अब यदि पुलिस वाले ने बोल दिया नहीं सर हमारे पास तो नहीं है कोई एविडेंस, तो बोलेंगे आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और सेकंड जो व्यक्ति है जिस पे आरोप लगाया गया है उससे बोलेंगे कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है या विटनेस है कि तुमने मर्डर नहीं किया। उसने भी बोल दिया कि नहीं सर हमारे पास भी कोई एविडेंस या विटनेस नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, जज साहब उस व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगे, मीन्स जेल में भेज देंगे, क्योंकि अब जो एक क्राइम है वो इतना बड़ा है कि इसको तुरंत बेल नहीं मिल सकती है। जनरली जो जमानत होती है वो जमानत अरेस्ट करने के बाद जब 24 आवर्स के अंदर अंदर जज साहब के सामने पेश किया जाता है, और जो मामला होता है वो बीच का होता है कि ना तो बहुत छोटा है और ना ही बहुत बड़ा है, तो उसमें जो जमानत होने के चांस होते हैं। लेकिन मर्डर जैसे केसेस में जमानत होने के चांस नहीं होते हैं। तो जब तक जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है उसका आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसको जज साहब जेल में भेज देते हैं, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं। अब जब कभी भी पेशी लगती है तो उस व्यक्ति को जिसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है उसे जेल से कोर्ट में बुला लिया जाता है। सो अब आप समझ गए होंगे कि जुडिशियल कस्टडी क्या होती है। लेकिन जज साहब ने पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया था। अब सपोज 2 या 3 दिन बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन करने पर पाया कि पार्टी ए की जिस व्यक्ति ने पार्टी बी की जिस फलाने व्यक्ति का मर्डर किया था उसके घर से चाकू, जहरीला पाउडर वह है जो चाकू के ऊपर लेपा गया था, और खून से भिड़ा हुआ कपड़ा पाया गया। तो इसमें अब जो पुलिस है उसको कुछ एविडेंस तो मिल गए ना, क्योंकि पहले तो कोई यही श्योर नहीं था कि एविडेंस क्या था, कि मीन्स कैसे मर्डर हुआ या किसने मर्डर कराया। लेकिन अब कुछ एविडेंस मिल गए, चाकू मिल गया, चाकू के ऊपर जो उसने पाउडर, जहरीला पाउडर लेप लगाया था वो मिल गया, और खून का कपड़ा मिल गया। तो अब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, पुलिस वाले जज साहब के पास आएंगे, बोलेंगे जज साहब जो हमने 2-3 दिन पहले आपको वो व्यक्ति दिया था ना जिसके ऊपर उस फलाने व्यक्ति के मर्डर का आरोप लगाया गया था, उसके घर से हमें चाकू, जहरीला पाउडर और कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं। सो अब हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। अब हमें वो आदमी दे दीजिए जिसको हमने पहले दिया था। तो अब ध्यान रखना, यहाँ पे पुलिस डिमांड नहीं कर रही है, बल्कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने जज साहब को दिया था ना जुडिशियल कस्टडी के लिए, अब वो उसको फिर से मांग रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिमांड। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, रिमांड। मीन्स रिमांड इसीलिए ली जाती है कि जो भी व्यक्ति जिस पर आरोप लगाया गया है उससे रिलेटेड जो भी एविडेंस है उसे कलेक्ट करो, इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करो। ध्यान रखना, जब रिमांड होती है तो बहुत ही कम केसेस होते हैं कि आप पिटाए ना जाओ, क्योंकि रिमांड होती ही इसीलिए है कि दोषी व्यक्ति जब या तो दोष अपना स्वीकार नहीं करता या फिर वो अपने आप को निर्दोष साबित ना कर पाए। तो लगभग बहुत ही कम केसेस होते हैं कि यदि आप पुलिस रिमांड में गए और पिटाए ना जाएं। पुलिस रिमांड का भी एक फिक्स टाइम होता है। जनरली जो 15 दिन पुलिस रिमांड का टाइम होता है, लेकिन जज साहब उसको 14 दिन की ही अनुमति देते हैं, और 15वें दिन उनको रिपोर्ट देनी होती है कि आपने पूरी क्या इन्वेस्टिगेशन की, क्या आपने एविडेंस जुटाए। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या होता है कस्टडी, क्या होता है अरेस्ट, क्या होता है जुडिशियल कस्टडी और क्या होता है रिमांड। सबसे पहले कस्टडी कब होती है, जब कोई क्राइम तुरंत घटता है, उसी टाइम पे जो उस व्यक्ति पे आरोप लगाया गया है उसे तुरंत पकड़ लो, अपने अंडर में कर लो, तो वो क्या हो गई, कस्टडी। अब यदि व्यक्ति ने क्राइम बहुत बड़ा किया है तो उसे जल्दी से अरेस्ट करो। अरेस्ट करने के बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर उसे जज साहब के सामने पेश करो। यदि मामला दोनों के बीच का है तो जज साहब उसे जेल में भेज देंगे, उसी को बोल देंगे हम जुडिशियल कस्टडी। ध्यान रखना, जुडिशियल कस्टडी में जब ही भेजा जाएगा जब मैटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो। बड़ा होने से मतलब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो, क्योंकि यदि सपोज जज साहब उसकी जमानत कर देंगे तो पता चला वो 2-3 लोगों का और मर्डर कराए, तो ऐसे मर्डर जैसे केसेस में जमानत नहीं मिलती है। ठीक है, उसके बाद
यदि एविडेंस कलेक्ट करना है या इन्वेस्टिगेशन को काफ़ी आगे बढ़ाना है तो फिर इसके लिए रिमांड पे लिया जाता है उस दोषी व्यक्ति को, जिस पर आरोप लगाया गया है। अब इसको हम और अच्छी एग्जाम्पल से समझें तो अभी का जीता जागता हुआ एग्जाम्पल है वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। एक्चुअली क्या हुआ था, 2 अक्टूबर को जब क्रूज शिप में एनसीबी के ऑफिसर्स ने पाया कि जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 लोग जो हैं वो ड्रग्स के सेवन में या उनकी लेन देन मतलब खरीदी बिक्री में इन्वॉल्व हैं, तो उन्हें थोड़ा सा शक हुआ। तो उन्होंने सबसे पहले क्या लिया, उन्हें अपनी कस्टडी में किया। जब उन्होंने पाया कि ये बहुत पहले से मतलब काफ़ी बड़ा मैटर है तो फिर उन्होंने अरेस्ट कर लिया। अब जब उन्होंने अरेस्ट किया तो आपको बताया था 24 आवर्स के अंदर अंदर उनको जज साहब के पास ले जाना था। तो इसीलिए 3 अक्टूबर को स्पेशल हॉलीडे कोर्ट में उन्हें जज साहब के सामने पेश किया गया। अब क्या हुआ था, जब आर्यन खान के पास ना तो कोई ये सबूत था कि वो उन्होंने ड्रग्स का सेवन नहीं किया या ना ही उन्होंने ड्रग्स की खरीदी बिक्री की, और ना ही उनके पास कोई ऐसा एविडेंस था कि वो उसको प्रूफ दे पाए। लेकिन एनसीबी के पास एविडेंस था। क्या एविडेंस था, उस क्रूज शिप में 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरस और 1,33,000 अमाउंट मिला था। तो मीन्स इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एनसीबी के पास तो कुछ एविडेंस थे, बट जो आर्यन खान थे या जो और उनके साथी थे उनके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं था जिससे वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सकें। इसलिए उनको तुरंत क्या कर लिया गया, जुडिशियल कस्टडी में ना भेज करके तुरंत रिमांड पे ले लिया, क्योंकि उनको इन्वेस्टिगेशन पूरी कंप्लीट करनी थी। हाँ, यदि एनसीबी को भी कुछ भी चीज़ बरामद नहीं होती ना तो फिर इस कंडीशन में आर्यन खान को भी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता, या फिर मैटर छोटा होता तो उनको जमानत भी मिल जाती। लेकिन मैटर बिल्कुल डिफरेंट था जिस कारण उन्हें रिमांड पर भेजा गया था। सो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस होता है कस्टडी में, क्या डिफरेंस होता है अरेस्ट में, एंड क्या डिफरेंस होता है जुडिशियल कस्टडी एंड रिमांड में, और कब किस मैटर में हमें कस्टडी, अरेस्ट, जुडिशियल कस्टडी एंड रिमांड पर लिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।